प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम नेट जेआरएफ की जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है हम उसको देख रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास तो हमारा लगातार चल ही रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच में। हम इसमें नेट जेआरएफ का भी पाठ्यक्रम साथ साथ लेके चल रहे हैं और जिसमें हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, यानी कि जो 6वीं इकाई है पाठ्यक्रम की उसे हम पढ़ रहे हैं। और उस 6ठी इकाई में क्या रखा गया है, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को रखा गया है जिन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है, जिसमें कुल 13 उपन्यास रखे हैं और उन 13 उपन्यास को पढ़ना है। तो हम पहले उपन्यास को देख रहे हैं। जो पहला उपन्यास रखा गया है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी, हम उस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। और उपन्यास में अब तक हमने गौरी दत्त के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ली और उसके बाद हम लोग जो कहानी है, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, उसके प्रमुख पात्रों का परिचय और उस कहानी के विषय में कुछ जो ये जो उपन्यास है ये प्रथम श्रेणी के ये भी उपन्यास आता है, तो उस के विषय में जो विद्वानों के कुछ कथन हैं वो सब भी हमने देख लिया है। और हम इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों को देख लिए थे। अब हम क्या देखेंगे आज से, जो इस कहानी में कथ्य है, यानी कि जो विषय वस्तु रखी गई है उसके विषय में इस देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को पढ़ेंगे और उपन्यास को बड़े संक्षिप्त ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पहलू है हम बस उस पर नज़र दौड़ाएंगे और हम उसी को पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि जो कहानी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इस उपन्यास में कथा वस्तु क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पंडित गौरी दत्त जी ने अपने इस उपन्यास के विषय में जो उपन्यास लिखा, उस उपन्यास की जो भूमिका लिखा, उस भूमिका में उस उपन्यास के विषय में कुछ बातें लिखते हैं कि यह उस उपन्यास किस उद्देश्य से लिखा गया या क्या सोच करके उन्होंने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कक्षा में देखेंगे और उपन्यास के विषय में भी हम सारा कुछ आज ही अध्ययन करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस उपन्यास के बारे में स्वयं पंडित गौरी दत्त इसकी भूमिका में लिखते हैं। और भूमिका में क्या लिखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बनाएगा ऐसे ही कथन दे करके और पूछेगा कि आपसे कि यह किस उपन्यास की भूमिका में लिखा गया है या किस विद्वान ने अपनी किस उपन्यास की भूमिका में लिखा। तो आप लोग याद रखेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में पंडित गौरी दत्त ने उसकी भूमिका में लिखा कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं। क्या लिखते हैं कि स्त्रियों, यानी कि स्त्री शिक्षा बहुत कम थी उस समय में, जिस समय की ये कहानी है 1870 की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था कि स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के भी ये उपन्यास लिखा गया है। इसलिए ये क्या कह रहा है कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी भी पुस्तकें लिखी गई सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग, क्या कहते हैं, नए रंग ढंग से लिखा है और मुझको निश्चय है, यानी मुझे विश्वास है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़ करके, दोनों कौन, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों लोग पढ़ करके अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। यानी कि ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन के दृष्टिकोण से लिखा गया है। और जो गौरी दत्त जी हैं क्या कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए अब तक बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है और सब अपने अपने ढंग से अच्छी हैं, किंतु मैंने जो ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखा है, इसमें जो मैंने उद्देश्य स्थापित किया है, जो कथा वस्तु लिया है, वो एक नए रंग और ढंग से लिखा है। और मुझे यह विश्वास है कि इस उपन्यास को दोनों लोग, अर्थात स्त्री और पुरुष, चाहे लड़के पढ़ें या लड़कियां पढ़ें, दोनों पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ करके अति प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और इससे लाभ उठाएंगे। यानी कि उनके चरित्र निर्माण में भी, उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी यह उपन्यास अपनी अच्छी भूमिका अदा करेगा। तो ये इस उद्देश्य से इन्होंने अपना उपन्यास लिखा। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि देवरानी और जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन
सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में मेरठ के जीआई छापे खाने में लियो पद्धति से हुआ था। अब लियो पद्धति क्या है? उस समय छापे खाने का बहुत ज़्यादा तो विकास रहा नहीं होगा। जो अभी आधुनिक युग में जितना कुछ चल रहा है, जितना विकास हो चुका है, उतना विकास तो था नहीं, उतनी विकसित व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय लियो पद्धति कुछ होती थी। लियो पद्धति के विषय में आप लोग गूगल से पूछ लीजिएगा कि क्या होता है लियो पद्धति। तो उस लियो यानी कि जीआई छापा खाना था और उस छापे खाने में लियो पद्धति से हुआ था। इसकी प्रति जो है ये नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित रखी गई है। यानी कैसे जो मूल प्रति छपी थी, यानी कि जीआई छापे खाने से जो लियो पद्धति में छपी थी, वह मूल प्रति कहाँ रखी गई है? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित रखी गई है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है प्रश्न पत्र को कठिन बनाने के लिए कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जो लियो पद्धति में छपा था या फिर जीआई छापे खाने से छपा है। तो जीआई छापे खाने से लियो पद्धति में देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास छपा है। और क्या देखते हैं? तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है, इस उपन्यास का पुनर्प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल राय द्वारा कराया गया। डॉक्टर गोपाल राय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, एक बहुत ही विद्वान कथाकार हैं और ये सभी उपन्यासों और कहानियों के विषय में बहुत अच्छी अपनी टिप्पणी दी हैं, अपनी समीक्षा प्रस्तुत किए हैं। तो ये कथा आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये कौन थे? ये पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसका पुनर्प्रकाशन करवाया, यानी कि आधुनिक पद्धति से, आधुनिक छापे खाने से इसका पुनर्प्रकाशन करवाया। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरी दत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार मिला था। सोचिए, सन 1870 की बात कर रहा है। 1870 में लोगों की जो पूरे महीने की कमाई होती थी बहुत लोगों की, वह भी 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे हुआ करती थी। उस समय 100 रुपये का पुरस्कार जीतना बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। तो 100 रुपये कम नहीं है। 100 रुपये की कीमत उस ज़माने के लोगों से पूछिए तो वो लोग उसकी कीमत आज के ज़माने में लगभग 1 लाख के करीब लगाएंगे, क्योंकि आजकल तो लोगों की सैलरी ही हो रही है 1 लाख महीने की। तो उस समय 100 रुपये का पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, आगे हम अब और देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहा, इस उपन्यास को लिखने का उद्देश्य क्या है, उसमें कौन सी कथा वर्णित है, ये सब बातें हम आगे देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इस उपन्यास का विषय क्या है, यानी कि इसका विषय क्या है। तो इसमें जो गौरी दत्त ने क्या वर्णन किया है, इस उपन्यास में बाल विवाह क्या है वर्णन? बाल विवाह, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति और विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण प्रियता, स्त्रियों की आभूषण प्रियता और विवाह में फिजूल खर्ची, और क्या, घर का बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। यानी कि उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? इस उपन्यास में क्या है? बाल विवाह, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है और विवाह में जो फिजूल खर्ची होती है उस मुद्दे को भी उठाया गया है। फिर स्त्रियों के जो आभूषण प्रियता होती है उसे भी उठाया गया है। जब आप उपन्यास आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन इसमें आभूषण के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और फिर घर का बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। तो ये क्या हो गया? ये उपन्यास की विषय वस्तु है। अब उपन्यास का उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। उद्देश्य क्या है? इस उपन्यास का उद्देश्य मुख्य रूप से स्त्रियों को क्या करना? गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है। यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से इस उपन्यास का, देवरानी जेठानी का जो उपन्यास है, देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना। और उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरी दत्त का कहना है कि पंडित गौरी दत्त क्या कहते हैं कि पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और
किस प्रकार होना चाहिए, यानी कि बालकों का पालन पोषण कैसे होता है और किस प्रकार का होना चाहिए, इसका वर्णन है। फिर आगे कथन लंबा है इसलिए डॉट डॉट कर दिया गया है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है, यानी आगे वो कह रहे हैं कि बेपढ़ी स्त्री यानी कि अनपढ़ स्त्री, बिना पढ़े स्त्री जब किसी काम को करती है तो क्या क्या हानि होती है वह इसके बारे में सोचती है। और जो पढ़ी हुई स्त्री होती है, जब पढ़ी हुई स्त्री उसी काम को करती है तो क्या क्या लाभ होता है यह देखती है। स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं कही गई हैं, आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर वह सब लिख दी है। यानी कि जो पंडित गौरी दत्त जी हैं वो क्या कहते हैं कि जो पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या अंतर होता है उस अंतर को बताने का प्रयास करते हैं, और बालकों का, जैसे छोटे बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब वर्णन करते हैं। और बेपढ़ी कहते हैं कि जैसे कोई अनपढ़ स्त्री होती है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो क्या क्या हानि होती है ये सोचती है। जैसे आप अपने अगल बगल अपने समाज में भी देखते होंगे कि आप किसी को कोई काम अगर कहते हैं, कोई काम है उसको करना है, तो वो उस काम को क्या करता है, नकारात्मक रूप में लेता है, नकारात्मक भाव निकालता है और ये सोचता है कि पहले इसमें हानि क्या क्या है उसको देखता है, किंतु उसके पीछे जो लाभ होने वाला रहता है वो नहीं देखता है। जैसे थोड़ा कोई काम है, आप उसे जब करने जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो हानि के रूप में होती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को जब सह के उस काम को पूरा करते हैं तो उससे जो लाभ होता है उसको देखना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जब एक अनपढ़ स्त्री, अनपढ़ व्यक्ति किसी भी काम को करता है, अब आप स्त्रियों के लिए सिर्फ न लीजिए, ये पूरे व्यक्तियों के लिए भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो अनपढ़ स्त्री या पुरुष जो भी होंगे व्यक्ति, तो वो जब कोई काम करते हैं तो वो उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो उसके सकारात्मक पहलुओं को देखता है। कि जैसे मैं आपको ये देवरानी जेठानी कहानी का उपन्यास पढ़ा रही हूँ, अब आपको ऑनलाइन कक्षा दी जा रही है, मैं तो देख नहीं रही हूँ कि किन किन विद्यार्थियों ने देखा, कौन नहीं देख रहे हैं, या फिर कौन लोग देखेंगे, कौन लोग नहीं देखेंगे, कौन पूरा देखेंगे, कौन थोड़ा सा देखेंगे, तो ये सब मैं देख नहीं रही हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ पहले, आपको क्लास देने से पहले अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बच्चे नहीं देखेंगे, प्रतियोगी नहीं देखेंगे, अगर छात्र छात्राएँ कोई देखेगा नहीं, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किंतु ये क्या है, ये तो नकारात्मक पक्ष है ना, हम उसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष, अगर एक भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख लिया तो हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा, ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके और पूरे कक्षा को उसने पढ़ा, तो देवरानी जेठानी कहानी जो उपन्यास है, इस कहानी से जितने भी प्रश्न बनेंगे किसी भी परीक्षा में, वह प्रतियोगी या वह बच्चा जो देखा रहेगा वह आसानी से कर लेगा। तो ये क्या है, ये इसका पॉजिटिव वे है, यानी कि सकारात्मक पक्ष है। तो मैं यही सोच करके सारे वीडियोस बना रही हूँ, और आशा भी रखती हूँ कि आप लोग सारे वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे, और अन्य लोगों तक भी शेयर करेंगे, उन तक भी पहुँचाने का काम करेंगे, लाइक भी करेंगे, और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आगे आपको निरंतर कक्षाएँ दी जाएँ या फिर बंद कर दी जाएँ, आपकी इच्छा हमें जानना ज़रूरी है, और उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट तो आप लोग ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। जब कमेंट आप करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, आप और क्या चाहते हैं हमसे, आपकी अपेक्षा क्या है, और हम और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने देवरानी जेठानी की कहानी 2-3 भागों में ये कक्षा चलेगी, और 2-3 भागों में, यानी कि 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की क्लास होंगे, लेकिन 2-3 भाग के ही क्लास एक बार आप लोग देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे, तो आपको देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास से चाहे किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछे, आप 1 मिनट में प्रश्न को देखते ही उत्तर कर लेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ और इसी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक अपेक्षा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है, एक कक्षा आपको दी है। वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हम बाकी का जो बचा हुआ है वो अगली कक्षा में देख लेंगे। धन्यवाद।